जोड़ना चाहते हैं अपनी बातों से, आपको हवाई जहाज से आना, आप किसी वक्ता को बुला लीजिए तो ट्रेन से आने के लिए तैयार नहीं होते, कहते हैं फ्लाइट की टिकट लीजिए तब हम आएंगे। ये परिवर्तन हमारे लेखकों का, हमारे समाज के विचारकों का जरूर हुआ है, लेकिन वैचारिक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ से प्रेमचंद ने अपनी लेखनी जिन मुद्दों को लेकर शुरू की। मैं अपनी बात, चूँकि विषय बहुत बड़ा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं रखूँगा, क्योंकि हम सबके लिए हमेशा सुखद होता है प्रोफेसर दामोदर मिश्र जी को सुनना, और मंच पर वो मौजूद हैं। साबरा जी बहुत अच्छी वक्ता हैं, उर्दू की महत्वपूर्ण लेखिका हैं, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो तीन मुद्दों को लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, जिसके संदर्भ में संजय जी ने जो प्रश्न उठाए हैं उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात। एक तो ये कि मुक्तिबोध ने नहीं, प्रेमचंद ने 1936 में ही जो साहित्य का उद्देश्य गतिशील लेखक संघ का अधिवेशन में अध्यक्षीय वक्तव्य उन्होंने दिया था, उसी में उन्होंने यह बात कही थी कि साहित्य जीवन की आलोचना है, और यह जीवन की आलोचना का संदर्भ उनका जो था बहुत व्यापक था। आप उस मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रायः आप में से सारे लोगों ने उनके उस भाषण को पढ़ा होगा। उनका वह जो दौर था वो बहुत संक्रमण का दौर था। साहित्य जिस कदर उस समय लिखा जा रहा था, खासकर कथा साहित्य, जिस तरह के दौर से कथा लेखन गुजर रहा था, उसमें ज़रूरी हो गया था कि उसके आमूल चूल परिवर्तन किए जाएं। आमतौर पर साहित्य को, कथाओं को, आप उनके पहले, प्रेमचंद के पहले कहानियों और उपन्यासों को आप देखिएगा तो मनोरंजन का साधन के रूप में साहित्य का इस्तेमाल होता था, जिससे प्रेमचंद उस संबोधन में खुले तौर पर कहते हैं कि हमें दृष्टि, सौंदर्य का की जो हमारी दृष्टि है उसको बदलना होगा, और उसमें कहते हैं कि जीवन की आलोचना ही साहित्य है। और उसमें जो एक खूबसूरत बात वो कहते हैं और यह जीवन की आलोचना तभी शामिल हो सकती है जब सच को प्रकट करने की मादा हमारे भीतर हो। संजय जी भी संचालन में अपनी बात कह रहे थे। दरअसल आज शायद हेला जी ने वह बात कही थी कि जब आप, आज का साहित्यकार जब कुछ लिखने बैठता है तो प्रायः उनके पास वो मादा नहीं रह गया है कि वह सरकार से सीधे सीधे, बहुत कम साहित्यकार ऐसे बचे हुए हैं जो सरकार की नीतियों का, जो जनहित नहीं है, जनता के खिलाफ है, जो साहित्य, जो सामाजिक मुद्दों को के खिलाफ जाता है, उन चीज़ों पर खुलकर लिख सके। उनकी इच्छा ये होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखें गोल मटोल, जिससे सरकार को भी या तो लगे कि हम उसके समर्थक हैं, या ये लगे कि भाई ये हमारी सत्ता के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति है, हम बस थोड़ा सा अवसर देंगे वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसे साहित्यकार हमारे बीच हुए हैं। यही वह दुर्दशा है जिसको लेकर प्रेमचंद वह बात कहते हैं कि सच कहने की जो मादा हमारे बीच होनी चाहिए। उन्होंने उनका सीधा सीधा वाक्य जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जीवन की आलोचना साहित्य है, लेकिन जीवन की सच्चाइयों को प्रकट करना साहित्यकार का मूल धर्म है। अब ये जो जीवन की सच्चाई को प्रकट करने का मूल धर्म है, मुझे लगता है आज का वर्तमान समय का साहित्यकार निश्चित रूप से इसमें चूक रहा है, जिसके चलते आज हमें फिर से प्रेमचंद की, हमारे लिए प्रेमचंद बहुत प्रासंगिक है। हमें प्रेमचंद से सीखना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को वो आखिर रचनाओं में अपना लेकर आ रहे थे, आज हम उन चीज़ों को उतनी गंभीरता से क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। यदि हमारे समाज में कोई मणिपुर जैसी घटना घटती है, हमारे समाज में कोई सामाजिक आंदोलन खड़ा होता है, तो क्यों हमारी कविता कहानी में उस गंभीरता से वो सारी चीज़ें उपस्थित नहीं हो पाती हैं। इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रेमचंद हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। अम्बेडकर की बात संजय जी कर रहे थे। अम्बेडकर के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा दौर था जब प्रेमचंद शुरुआती दौर में अम्बेडकर के विचारों के विरोधी थे। उन्होंने पूना पैक्ट को लेकर तीखे हमले अम्बेडकर पर किए, और बाद में चलकर प्रेमचंद ने, जहाँ तक मुझे, हालांकि मैंने स्वयं उसको देखा नहीं है, कहा जाता है कि हंस के कवर पेज में अम्बेडकर का उन्होंने तस्वीर लगाई। और इतना ही नहीं,
वो इस हद तक प्रभावित हुए कि बाद के दौर में उन्होंने जो दलित जीवन पर कहानियां लिखी वो सीधे सीधे अम्बेडकर के दर्शन से प्रभावित वो सारी कहानियां हैं। आज जिसमें प्रेमचंद लिख रहे थे उसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बावजूद उनके जिन मुद्दों को लेकर वो उसमें कहानियां लिखते हैं वह हमारे लिए बहुत प्रासंगिक तब भी थी और आज भी है। आज भी एक दलित का शोषण होता है तो वह खुलकर विरोध नहीं कर सकता है, जबकि प्रेमचंद को याद करिए, मंदिर कहानी में उनका जो पात्र है वो मंदिर का ताला तोड़ देती है। आज आप कल्पना कर लीजिए कि क्या आज इसी शहर में आप किसी मंदिर का ताला तोड़ने की हिम्मत है आपके पास कि आप उस मंदिर का ताला तोड़ दीजिए यदि आपको उसमें प्रवेश नहीं किया जाए? जरूर आप तोड़ देंगे, संगठन रूप से सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन आप जीवित नहीं बचेंगे। सैकड़ों घटनाएं आज इस तरह की घटित हो रही हैं जिसमें से बहाने बहुत हो जाते हैं, हत्या कर दी जा रही है लगातार, और हमारा समय का साहित्यकार जो है वो उस पर चुप्पी साधे बैठा रहता है। मणिपुर की घटना पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार की साहित्यकारों की प्रतिक्रिया हुई है। 2 दिन पहले, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, सरिया एक स्टेशन है, वहाँ मणिपुर की घटना तो बहुत हाइप हो गई, पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ों ने लपक लिया, उसको पकड़ लिया। 2 दिन पहले ये सरिया बगल है, मुश्किल से आपका 100 किलोमीटर पड़ता है, एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कहीं आसपास के मीडिया में कोई खबर आप उसकी दिखा दीजिए, कहीं कोई हेजिटेशन दिखा दीजिए, कहीं कुछ ये दिख लीजिए। इसलिए प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक हो रहे हैं कि हमने प्रेमचंद ने जो सपने दिखाए थे, प्रेमचंद ने जो प्रतिरोध का स्वर दिखाया था, याद करिए मुलिया को, जो घास वाली कहानी में ठाकुर साहब को घुटने पर के बल पर खड़ा कर देती है। जो जिन चीज़ों को जिन चीज़ों को दलित रचनाकारों ने अपनी कहानियों में नहीं उपस्थित किया, वो सारी की सारी चीज़ें प्रेमचंद की रचनाओं में आपको देखने के लिए मिल जाती है। राष्ट्रवाद हमारे समय का बहुत ज्वलंत विषय आज के समय में आप मान लीजिए। आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो देशद्रोही होंगे सीधे सीधे, आप दूसरा कुछ हो नहीं सकते। लेकिन जिस राष्ट्रवाद को प्रेमचंद चाहते थे, जिन राष्ट्रवाद को लेकर प्रेमचंद ने लेखनी लिखी, आप उनके प्रेमचंद हिंदी के कहानीकार के साथ साथ बहुत अच्छे पत्रकार थे। जागरण की टिप्पणी में उन्होंने टिप्पणियाँ लिखी हैं, हंस में जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। खासकर राष्ट्रवाद के संदर्भ में, जब आप आज चारों तरफ राष्ट्रवाद का बोलबाला हो रहा है, हमें एक बार फिर से प्रेमचंद को पढ़ने और सामूहिक पाठ करने की जरूरत है कि प्रेमचंद राष्ट्रवाद किसे मानते थे और क्यों हम उस रास्ते से आज विचलित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसके लिए भी, हम केवल, कई बार होता है ऐसा क्या है कि हम सीधे सीधे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और ये मानकर चलते हैं कि विरोध तो राजनीतिक पार्टियां ही करेंगी ना, हमारी जनता, हमारा क्या जाता है, वो वोट के लिए वो सारी चीजें करती हैं। इसीलिए दिनकर ने कहा था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। आप तटस्थ बैठे रहेंगे, आप भी कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे यदि आपकी आवाज बुलंद नहीं की जाएगी। प्रेमचंद ने राष्ट्रवाद के संदर्भ में जो लिखा है, एक अंश में आपको सुनाना चाहता हूँ। 1933 में जागरण में उन्होंने लिखा था, छोटा सा अंश है इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज के समय में बहुत मौजूद फिट बैठता है, वो आपको लगेगा जैसे आज ही हमारे लिए प्रेमचंद बैठकर उन सारे चीजों को लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा था, राष्ट्रीयता वर्तमान युग का कोड है, उसी तरह जैसे मध्यकालीन युग का कोड सांप्रदायिकता थी। नतीजा दोनों का एक, सांप्रदायिकता अंधेरे अपने घेरे के अंदर पूर्ण शांति और सुख का राज्य स्थापित कर देना चाहती थी, मगर उस घेरे के बाहर जो संसार है उसको नोचने खसूटने में उसे जरा सा भी मानसिक क्लेश नहीं होता था। याद कीजिए, आप ध्यान से इन पंक्तियों को सुनिए। राष्ट्रीयता भी अपने परिमित क्षेत्र के अंदर राम राज्य का आयोजन करती है, उस क्षेत्र के बाहर का संसार उसका शत्रु है। आप यदि उस घेरे में नहीं आते हैं तो सब आप देशद्रोही होंगे, शत्रु होंगे। सारा संसार ऐसे ही राष्ट्रों या गिरोहों में बटा हुआ है और सभी एक दूसरे को हिंसात्मक संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और जब तक इसका अंत न होगा संसार में शांति का होना असंभव है। 1933 में प्रेमचंद लिख रहे थे। हम सबकी अपनी अपनी घेराबंदी है। आप अभी एक बहुत गंभीर प्रश्न उठा था कि क्यों नहीं दलित अपर कास्ट के लोग
लोअर कास्ट के लोगों के साथ शादी करते हैं। सुनने में खराब लगेगा, माफ कीजिएगा। आप मुझे ये बताइए कि किस दलित ने अपने से नीचे कहे जाने वाली जाति के साथ विवाह किया है? केवल सवर्ण कहने वाले लोगों पर ठिकरा फोड़ देने से बात नहीं होगी। हम ये जरूर कहते हैं कि अपर कास्ट से जो नीचे कास्ट था, कथित नीचे कास्ट की जातियां हैं, वो अपने से अपर कास्ट में आसानी से शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन वही चीज वो जो अपने, हमारा समाज इतने जातिगत श्रेणियों में विभक्त है कि हर छोटी जाति एक अपने भीतर नीचे एक छोटी जाति खोज लेती है। और आप याद करिए, गांव में अभी भी आप यदि जाइएगा, देखने के लिए आपको मिलेगा कि वो जातियां उनके घर नहीं खाना चाहती, उनके साथ नहीं बैठना चाहती, उनके साथ शादी विवाह नहीं करना चाहती। सवाल मानसिकता का है। हम सिर्फ दूसरे से उम्मीद क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं अपने से नीचे कहने वाली जातियों से शादी विवाह करते हैं? क्यों? क्या आखिर क्या है? प्रेमचंद इन सारे मुद्दों को लेकर अपनी कहानियों में लिख रहे थे। जिस समय 1933 में सुभागी कहानी प्रेमचंद ने लिखा, और उसमें उसकी पात्र से ये करवाया, मुखाग्नि दिलवाया पिता से, पिता की मृत्यु के उपरांत। आज हम आप क्या करने के लिए देते हैं? हम अपने ही घरों में कितने लोग हैं जो कंधे देने के लिए हम महिलाओं को अपने सामने लेकर आते हैं कि चलो बेटा नहीं है तो उनकी बेटी उनकी मुखाग्नि देगी। आज भी रेयर है, आज भी बहुत कम है। मित्रों, जीत मुझे पकड़ा दी गई है। मैं जानता हूँ पैनल बहुत लंबा है, एक दो विषय और थे, लेकिन मुझे लगता है अपने मुंह का संवरण करना चाहिए। देखिए, कुल मिला के मैं कहना यही चाहता हूँ कि यदि हम सच में प्रेमचंद के को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी रचनाओं से, उनके विचारों से सहमत होना चाहते हैं, उनके प्रति हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो हमें गांधी की चीज़ों पर अमल करना है। गांधी हमेशा कहते थे कि हम कहते नहीं करने का विश्वास है। आप जीवन की हर शुरुआत, सामाजिक जिन मुद्दों के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, मंच से मत उठाइए, आप वह आवाज़ अपने जीवन में करके दिखाइए। यकीन मानिए, प्रेमचंद की सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए उसी दिन